नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तौर पर बीजेपी मना रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। बड़ी खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को बेहद खास बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं और मंत्रियों की ओर से सेवा पखवाड़े का आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही बाबा केदार से उनके दीर्घायु की कामना भी की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर आज देश भर में बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का जन्म दिवस धूमधाम से मनाते हुए और सेवा पखवाड़े के तौर पर बीजेपी मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने उनसे जुड़े किस्से को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और इसी कड़ी में सीएम धामी ने भी उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। क्या कुछ लिखा है ये आपको बताते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बनारस गया था और उस बनारस की बैठक हमारी रात को 12:30 पौने 1 बजे तक चली थी। उसके बाद हम लोग जब जाने लगे तो क्रूज में बैठक थी, उसको किनारे आने में 15 मिनट लग रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी सबसे आगे खड़े हुए थे, वहीं पीछे हम लोग भी खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। तो मैं रात में बहुत असमंजस में पड़ा। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि रात में 1 बजे अब कौन सा कार्यक्रम बचा है उनका। तो मैं उनसे एक बार मेरा मन में हुआ कि मैं पूछूं उनसे कि सर आपका कौन सा कार्यक्रम बचा है अभी। तो इतनी देर में वो खुद ही बोल पड़े कि यहाँ बनारस में जो बहुत सारे विकास के काम हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों को मैं देखने जाता हूँ। पहले दिन में जाता था तो लोगों को परेशानी होती थी, जाम लग जाता था, धूल उड़ती थी, लोग जाम में फंसते थे। तो मैंने तय किया है कि मैं सारे काम खत्म करने के बाद, सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद रात को मैं सारे उन विकास के कामों को देखने जाता हूँ, प्रोजेक्टों को देखने जाता हूँ। अगले दिन हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बजे रात तक उन सारे प्रोजेक्टों का भ्रमण किया है, उनकी समीक्षा की है और 3 बजे तक 4 बजे तक उन्होंने वो आए होंगे अपने कमरे पर। फिर से 9 बजे से फिर से हमारी बैठक थी और प्रधानमंत्री जी फिर से ठीक 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर थे। तो वही आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर देश के साथ दुनिया भर से भी बधाई मिल रही है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने पीएम को शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु की कामना की। सुनिए क्या कुछ कहा। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। काल्पनिक क्षमता की भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है। मैंने देखा तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आज आ जाते हैं। और परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी है। बिना दैवीय कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं होता। और मुझे लगता है परमात्मा ने उनको कुछ वो सोच समझकर इस धरती पर भेजा है। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, युग पुरुष राष्ट्र नायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शतायु हो, दीर्घायु हो और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में जुटे रहे। मेरा और उनका साथ बहुत पुराना है। हम सबका नेता और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारे देश के करोड़ों भारतीयों की ओर से
मैं भी जुड़ते हुए मोदी जी का अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं और हम सब चाहते हैं कि मोदी जी देश को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और हमारे जन जन तक मोदी जी का अच्छा काम लोगों का जिंदगी को बहाल करें और विश्व में भारत का नेतृत्व सफलतापूर्वक करते रहे। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत और से माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के शुभ अवसर पर उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर उनको दीर्घायु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, जिससे वो दशकों तक भारत की और भारत के लोगों की सेवा कर पाए। एक बेदाग जनता की सेवा में समर्पित जीवन, हर क्षण जिसका लोगों की चिंता में, लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बिताया हुआ हो। प्रधानमंत्री जी को समस्त हरियाणा वासियों की ओर से हाथ जोड़कर राम राम। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। आपके कुशल नेतृत्व, अचूक दूरदर्शी विचार के द्वारा भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर वैश्विक पटल पर भारत के गौरव को बढ़ाने से लेकर जन जन को आत्मनिर्भर बनाकर मेक इन इंडिया के संकल्प को स्वर्णिम रूप देने वाले मां भारती के सच्चे सपूत, युग पुरुष, कर्मयोगी, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का हमारा नेतृत्व करता होना अपने आप में सम्मान का विषय है। आज हजारों लोगों के साथ में सेवा संकल्प वॉक कर्तव्य पथ पे करते हुए दिल की गहराई से हमें बहुत ही खुशी है। पिछले 11 साल में जितनी सौगातें प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली को दी गई, अनेक काम किए गए, दिल्ली की लाइफलाइन बन करके वो हमेशा दिल्ली के दिलों में धड़कते रहे। आज हम सब ने 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से उन्हें थैंक यू मोदी जी हम बोलना चाहते हैं। उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर अब से कुछ देर बाद पधारने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज का दिन ये कई अर्थों में बहुत महत्व का है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के इस भाव के आधार पर वो छोटे से छोटे व्यक्ति को, हर काम से लगे हुए व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति के सारे अवसर देते हुए गरीब से गरीब आदमी जिंदगी में सुख पाए, उसके दुख मिटे, उसके जीवन का सार्थकता सिद्ध हो, इस पे लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक बीजेपी स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। और इसी घड़ी में आज देहरादून के गांधी पार्क में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, मेयर सौरभ थपलियाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के कर्मचारियों सहित कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए
उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देव स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहां भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहां भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पे एक जन साधारण से एक अपील की गई कि आप। तो वहीं हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ियों से भूस्खलन के कारण बंद पड़ा रेलवे ट्रैक अब खुल चुका है। दरअसल भारी बारिश से पहाड़ी मलबा ट्रैक पर जमा होने से यातायात ठप हो गया था। वहीं रेलवे पुलिस और कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से घंटों मशक्कत कर मलबा हटाया और ट्रैक को सुरक्षित कर संचालन बहाल किया। अब हरिद्वार देहरादून रेल सेवा फिर से शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने यात्रियों को राहत दी है, लेकिन बारिश को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। देहरादून में अतिवृष्टि से हुई भारी बारिश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम और एसएसपी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कालीगाज में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी किया। बता दें कि 3 महीने तक प्रभावित परिवारों को किराए में राहत दी जाएगी। वहीं अब तक 13 मौतें, 3 घायल और 16 लापता, साथ ही पुल, सड़कें और पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हैं। तो वहीं आपको बताया कि हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। खड़खड़ी की हिल बाईपास इलाके में एक मकान ढह चुका है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। रात करीब 12 बजे दीवार गिरने से पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि परिवार सुरक्षित बच गया है। लगातार बारिश से कई पुराने मकान खतरे में हैं और लोगों में दहशत बरकरार है। रुद्रप्रयाग में एसपी अक्षय कोंडे ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण की यात्रा के शुभारंभ से कपाट बंद होने तक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रतिदिन बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए अधीनस्थ पुलिस बल को उनकी ड्यूटी पॉइंट पर ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में आपदा प्रभावित गांव का जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और साथ ही विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दौरा किया। साथ ही डरगांड और आरकोट बमाड़ में स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग दुरुस्त करने, भू धसाव रोकने और साथ ही बिजली और पेयजल आपूर्ति जल्द बहाल करने की मांग उठाई है। नरसिंह महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंकित भट्ट ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और प्रदेश के युवाओं की समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के आवेदन से स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय की बात उठाई और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए हैं कि राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और ये मुलाकात नरसिंह युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रही है। मुख्यतः मांग जो आ रही है कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो पिछली बार जो है भर्ती में छूट गए थे, जिनका नंबर जो है वर्षवार भर्ती में नहीं आया था। उन बहनों को भी, उन भाइयों को मैं आश्वस्त कर देता हूं कि संगठन आपके साथ में, आपके मांगों के साथ में। निश्चित रूप से कहीं पर भी आपको किसी भी रूप में आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर भी कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हर चीज़ का अगर कहीं पर कोई दिक्कत किसी को आ रही है तो उसका समाधान हम खोजने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से कहीं पर भी आप लोगों को
हम हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं करेंगे। संगठन आपके साथ में निरंतर रूप से चलेगा। आपकी जो मांगे हैं जितनी भी संगठन के समक्ष आएंगे, निश्चित रूप से संगठन पर अमल करके निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष लाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री से हमारी पूरी स्वास्थ्य मंत्री जी से, हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से हमारा पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हम जो हमारे जो बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं उनकी मांगों पर जरूर अमल करें। वहीं बाजपुर में तहसील दिवस पर एडीएम पंकज उपाध्याय ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील दिवस में दर्ज शिकायतों का समाधान गंभीरता और समयबद्धता से करें। इस दौरान 227 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 52 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही एडीएम ने कहा कि सीएम धामी खुद जन समस्याओं की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हर शिकायत का समाधान प्राथमिकता से होगा। देखिए, अभी तक तहसील बाजपुर अभी चल रहा है, इसमें 150 से अधिक समस्याएं आई हुई हैं। कुछ समस्याएं नीतिगत विषय उठाई गई हैं, जिसमें बड़े बजट की आवश्यकता अधिकारियों को भेजा जा रहा है और प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि बजट की आवश्यकता है, भारी बजट की आवश्यकता है। तो बजट स्वीकृति के बाद ही कार्रवाई होगी, ऐसा हमने स्पष्ट रूप से बताया है। दूसरा, कहीं कहीं पर विभागीय समन्वय के भाव में जो काम नहीं हो पा रहे हैं अथवा जो तात्कालिक प्रगति के काम है और कम बजट में हो सकते हैं, जैसे नहरों की सफाई, पुलों की सफाई, नालियों की सफाई, सड़कों में गड्ढों का भराम किया जाना। बिजली विभाग की बड़ी पैमाने पर शिकायतें आ रही हैं, जिसमें बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। तो वहीं देहरादून में आरटीओ द्वारा टाटा मैजिक 8 और 10 सीटर वाहनों को स्टेज कैरेज बस परमिट दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सिटी बस सेवा समिति अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने इसे कानून के खिलाफ बताते हुए विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि छोटी गाड़ियां केवल ठेका गाड़ियों की श्रेणी में आती हैं। हाई कोर्ट ने भी इसमें बड़ी विसंगति मानते हुए मौखिक टिप्पणी की कि इस मामले में सीबीआई जांच तक हो सकती है। इसको तो सारा प्रदेश जानता है कि यहाँ पर जो है अधिकारी जो गलत कार्य कर रहे हैं, अगर एक अधिकारी ने कोई गलत कार्य कर दिया तो सारे अधिकारी उसी कार्य को जो है दोहराते हैं। जिसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हम पहाड़ से अगर भोटिया कुत्ता लाते हैं, अगर वो शेर की तरह है, अगर उसका नाम शेर रख दिया तो सब कहते हैं ये शेर है, जबकि उसी हिसाब से इन्होंने क्या कहा है, आप खुद देखो, ये छोटी गाड़ी है, ये टाटा मैजिक है और इसको एक अधिकारी ने कहा ये बस है, तो सारे अधिकारी कह रहे हैं ये बस ही है। अब बस और आप छोटी गाड़ी में आप फर्क समझ सकते हो कि ना तो इसमें कंडक्टर की जगह है और आप ये देखोगे सारा कपड़े का तिरपाल हुआ है। क्या पैसेंजर यात्रियों को क्या क्यों सुरक्षा से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो सरासर गलत है। इसके लिए ही जो है मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, तो माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी इस पर कड़ी टिप्पणी की गई है। अपनी बहस के दौरान जो सरकारी वकील कर रहा था उस पर यह बताया गया कि भाई ये अगर आपने इतना बड़ा जो काम किया, खुद शॉकिंग थे इस बात को लेकर, उन्होंने कहा इस पर तो सीबीआई जांच की मांग बनती है। हल्द्वानी में लोक गायक बीके सामंत के नए गीत कश्मीर बॉर्डर की स्क्रीनिंग की गई। इसे मातृभूमि के प्रति समर्पण और वीर सैनिकों की वीरता पर आधारित यह गीत युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। बता दें कि मेयर गजराज सिंह विश्व ने भी ये गीत की खूब सराहना की है। और ये भारत के इतिहास में पहली दफे है कि किसी गीत को MOD ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और आर्मी हेडक्वार्टर ने शूटिंग की परमिशन दी है, वो हमारी पहाड़ी गीत को दी है। आज तक किसी हिंदी गीत को भी नहीं दी है। तो इसको हमने शूट किया है नावीडांग, ओम पर्वत, कलापानी, गुंजी, गरब्यांग, कूटी, जोलिंगकोंग, आदि कैलाश और चियालेक तवाघाट में। उत्तराखंड के एक छोटा सा क्षेत्र है थल, वहाँ के रहने वाले हैं बीके सामंत जी, और वो कई समय से गीत बनाते आ रहे हैं। संगीत की दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया है और इस बार उन्होंने कश्मीर बॉर्डर पर जो ये गीत बनाया, मुझे लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश वैसे भी उस पूरे देश को और सुरक्षा के लिए हो, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटता। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक शहादत में जब गया था तो मैंने, एक पत्रकार ने वहाँ एक माता से पूछा कि माँ आज आप जब पूजा करोगी तो आप क्या मांगोगे भगवान से, तो उसने कहा था कि ईश्वर से मैं आज लड़ाई करूंगी। उसने मुझे 2 बेटे क्यों नहीं दिए, एक ही क्यों दिया, अगर मेरा दूसरा बेटा भी होता तो निश्चित रूप से उसे भी मैं फौज में भेजती। ये जो मानसिकता है इस प्रदेश की, उस मानसिकता को ही बीके सामंत जी ने इस गीत में दर्शाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये गीत मील का पत्थर साबित होगा।
वहीं आपको बताएं कि बाजपुर में लगातार बढ़ते बंदरों के आतंक पर रोक लगाने के लिए नगर पालिका ने बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के निर्देश पर आगरा से आई टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर करीब 80 बंदरों को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ा है। वहीं बंदरों के साथ साथ आवारा कुत्तों और गौवंशीय पशुओं की समस्या के समाधान को लेकर भी नगर पालिका ने ठोस कदम उठाने की बात की है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है। नमस्कार।